जी सर। ओके ओके, तो आज हम व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आपस में बात करना बंद करो थोड़ा, है ना। आपस में बात करोगे तो कैसे चलेगा। आदित्य, क्या तुम्हारे स्कूल में मैथ्स कंपलसरी है? बता दो भाई, कंपलसरी है ही नहीं है? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, क्या हुआ था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ था? Characteristics of living सेलुलर। organisms. तो मतलब ये पार्ट खत्म हो गया था हमारा। Sir, we ओके started with diversity in the living world. ओके ओके, थैंक यू बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। देखो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग, आप लोगों को दिखाई दे रहा अच्छी तरह? यस सर। Yes, sir. चलो, देखो हम लास्ट टाइम इस वाले टॉपिक पे थे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई इस दुनिया के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी है, जैसे प्लांट्स की, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, हर्ब्स की, श्रब्स की, ट्री की। ठीक है, बैक्टीरिया के बाद भी प्रोटिस्टा है, फंजाई है, अलग अलग प्रोटोजोन्स है। ठीक है, इन सब की डाइवर्सिटी को मिला दे तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था, नहीं बताया था आपको? यस सर बताया ठीक था। है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। और जहां भी आपको ना समझ में आए तो मुझे बता देना। जैसे प्लांट हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे प्रोटिस्टा हो गया। जो भी लिविंग है इस वर्ल्ड के अंदर उन सबको हम डाइवर्सिटी के अंदर रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्री हो गए, ये क्या है? सब कुछ मिला के, इन्हें हम सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं? टुगेदर दे फॉर्म। Biodiversity. ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी मेरे को क्योंकि आज इसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो आप लोग समझ जाना। टुगेदर दे फॉर्म डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज, क्या बोल सकते हैं इसको हम? बायो डाइवर्सिटी। आप लोग समझ गए इसको? समझ गए सभी? Yes, भाई sir. इस Yes, इस sir. वर्ल्ड के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वर्ल्ड के अंदर दो चीजें, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो हमें अब इसकी बात नहीं करनी भाई क्या चीज लिविंग है, क्या चीज नॉन लिविंग है। हमें सिर्फ इस पे फोकस देना भाई इस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज की डाइवर्सिटी हो सकती है। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग लाइफ कौन कौन सी है इस वर्ल्ड के अंदर। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है? मोनेरन्स में आता है। प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए। ये जितनी भी लिविंग वैरायटी है इन सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्सिटी। अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोग नोट करते हैं ना हैंड टू हैंड? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि थोड़े से लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है मुझसे, लेकिन हम लोग मैनेज करेंगे। देखो भाई, आगे देखो। करंटली, करंटली अभी तक, ठीक है, अभी तक हमने जो पाया है वो पाया है 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कवरी की है वो लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कवर किया है अभी तक। लेकिन उनमें भी देखो, उनमें भी 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस तो ये टोटल हो गया, ठीक है, टोटल।
अगर इनमें भी अगर हम देखें, ठीक है, इनमें भी अगर हम देखें तो 1.2 मिलियन स्पीसीज एंड जो बची है वो 0.5 मिलियंस स्पीसीज, जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग्स टू एनिमल्स, और जो 0.5 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग्स टू प्लांट। ठीक है जी। देखो हमें याद क्या रखना है, हमें ये नंबरिंग याद रखनी ही पड़ेगी वरना काम नहीं चलेगा, ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे सकता है, 4 स्टेटमेंट दे दी, उसमें बोल दिया भाई कि 1.7 मिलियन से लेके 1 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक वो डिस्कवर हो चुकी है नहीं हो चुकी है, या उनमें से ऐसे स्टेटमेंट बदल सकता है कि भाई 1.7 ना देके यहाँ पे 1.2 दे दिया या फिर 0.5 दे दिया और आगे लिख दिया कि डिस्कवर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर सो फार, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आपको ये जो नंबरिंग है 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन की जो नंबरिंग है वो भी याद रखनी पड़ेगी, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग करती है एनिमल्स को, और जो 0.5 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग करती है प्लांट्स को। ठीक है जी, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। सभी को आवाज आ रही है ना? Yes. Yes, sir. sir. भाई बताते रहना, ये जिंदा हो या फिर म्यूट करके लगे पड़े हो पबजी खेलने में, बताते रहना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने बोला जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है, जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग करती है एनिमल्स को। ठीक है, तो 1.2 मिलियन स्पीसीज में भी एनिमल्स की जो स्पीसीज है 1.2 मिलियन, उसमें भी कौन सबसे ज्यादा नंबर पे है? ठीक है, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं और यही चीज मैं प्लांट्स के बारे में बोलूं कि भाई 0.5 मिलियन स्पीसीज में से कौन सबसे ज्यादा स्पीसीज इस वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई कि एनिमल्स में कौन सी स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है? एनिमल? इंसेक्ट। Insects. बहुत अच्छा, आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड। Arthropoda. क्या नाम है डॉक्टर जी? शुभम। शुभम, डॉक्टर शुभम, कैसे हो? फाइन सर। फाइन हो? इंसेक्ट, ठीक है। और जो ये इंसेक्ट है वो किसके अंदर आता है? वो किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा, ठीक है जी, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है इंसेक्ट। और जो प्लांट की जो सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है वो कौन सी होती है जी, पता है किसी को? एनीवन? शुभम, एंजियोस्पर्म। आदित्य? एंजियोस्पर्म, वेरी गुड। किसने बताया ये बात? ठीक है, आपको पता है जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है वो कैसे प्लांट्स हैं, आपको पता है क्या? एंजियोस्पर्म प्लांट्स किस प्लांट्स को बोलते हैं? जिनके अंदर फ्लावरिंग आती है उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जो फ्लावर्स देते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ओके। Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैक्सिमम स्पीसीज तो इंसेक्ट की होगी एनिमल के केस में, ठीक है, और मैक्सिमम स्पीसीज एंजियोस्पर्म की होगी किसके केस में? प्लांट के केस में। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, चलो ठीक है, ये आपको एनिमल किंगडम्स में जो जूलॉजी वाले टीचर्स है वो आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। जो आर्थ्रोपोडा होता है वो एक फाइलम है, ठीक है जी, ये फाइलम है जिसके अंदर क्लास होती है इंसेक्टा।
आपको पता है? यस सर। तो इसके अंदर क्या Yes, होती है? sir. क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सापोडा। ओके जी, हेक्सापोडा। आपको पता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। यस, करेक्ट, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। क्या आपको पता सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हो गया, सर मोलस्का। Mollusca. मोलस्का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया? मोलस्का। आप पढ़ते जाओगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, मैं ऊपर कर रहा हूं उसको, आप नोट करते रहना हैंड टू हैंड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे दो तीन चीजों के ऊपर और, जैसे कि एवरी ईयर अबाउट 15,000 स्पीसीज की जगह लिख देंगे न्यूली स्पीसीज। न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। क्या आपको पता है कि हर साल 15,000 नई स्पीसीज को डिस्कवर किया जाता है? ठीक है, और 15,000 के अलावा एंड thousands of species, thousands are still unknown yet to discover सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। भाई ये म्यूट कौन कर रहा है? कोई बता सकता है क्या? कुछ पता चलता है क्या? सर प्रिंस ने किया था। भाई देखो, मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, म्यूट नहीं करना बिल्कुल भी। या आप खुद म्यूट हो जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, दूसरों को म्यूट करने की बजाय। ठीक है, अगर मैंने एकेडमिक से बोल दिया तो वो आपको बाहर कर देंगे यहाँ से। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिविंग्स की डाइवर्सिटी है जी। प्लांट्स को, एनिमल, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इन सबको मिला के ये क्या है? ये लिविंग्स है, इनकी डाइवर्सिटी है। इन सबको मिला के क्या बोल सकते हैं हम? बायो डाइवर्सिटी। करंटली अभी तक 1.7 मिलियन स्पीसीज से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है ना डिस्कवर हुई है अभी तक जी। ठीक है, और उनमें से भी 1.2 जो मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग करती है एनिमल्स को, और जो 0.5 मिलियन स्पीसीज है वो बिलोंग करती है प्लांट्स को। और जो एनिमल्स में भी जो सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है वो है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। कौन सी क्लास में? इंसेक्टा, हेक्सापोडा के अंदर। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीसीज किसके कौन सी पाई जाती है जी? फ्लावरिंग प्लांट की, जिसको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, ये आप पढ़ने वाले हो 4th चैप्टर के अंदर। ठीक है, हर साल एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। ठीक है, हर साल 15,000 स्पीसीज डिस्कवर होती है जी। ठीक है, और 15,000 के ये एक नंबर है जो हम डिस्कवर कर पाते हैं। ये एक नंबर है जो हम डिस्कवर कर पाते हैं, जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जान पाते हैं, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, जिनका हम नामकरण कर पाते हैं। ये वो स्पीसीज है 15,000। ठीक है, अभी तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जिन तक हम पहुंच नहीं पाते और वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हम उनको खोज नहीं पाए हैं, लेकिन वो है ना। एंड थाउजेंड्स आर स्टिल अननोन येट
टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। ये समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. यस सर। भाई कोई Yes, ना sir. ना आए तो आप बताते रहना, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ये लॉजिकल कम है, थोड़ा सा इसके अंदर बातें बहुत है, ठीक है? इसको हम रीडिंग लगा के बार बार रीडिंग लगा के बार बार रीडिंग लगा के इनको हम याद कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर के अंदर से 1 से 3 क्वेश्चन पक्के आने ही आने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, नंबरिंग फिगरिंग बेस्ड, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि भाई ये चैप्टर तो बेकार है, कुछ नहीं आने वाला इससे, ये भूल जाइए आप, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर their name characters and uses, ठीक है जी? देखो, अगर मैं ये बोलता हूं आप लोगों से भाई 15,000 नई स्पीसीज हम डिस्कवर करते हैं, ठीक है? भाई 15,000 के अलावा भी, ये तो हर साल की बात हो रही है, हर साल 15,000 स्पीसीज हम नई डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है? अब 15,000 स्पीसीज, ये तो है नहीं कि 1-2 स्पीसीज हमने डिस्कवर की है, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है उनको याद करने में, उनकी नेमिंग करने में, उनके कैरेक्टर्स को पहचानने में, ठीक है? तो मतलब इन सबको मतलब ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट ने टेक्निक्स बनाई हैं कि भाई इनको कैसे याद रखा जा सकता है इन सबको, ठीक है? तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट है बायोलॉजिस्ट stabilized a technique for identification, naming and grouping of different organisms, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज ठीक है एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है जी। देखो मैंने आपको अभी बताया है कि हर साल 15,000 नई स्पीसीज मिलती है और कई तो ऐसी स्पीसीज है जिन तक हम पहुंच नहीं पाते और उनको हम मतलब उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते और वो दुनिया में आते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, किसी वजह से डिसअपियर हो सकते हैं या तो उनको फेवरेबल कंडीशन ना मिली हो, ठीक है, इस वजह से भी वो डिसअपियर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई इतनी सारी स्पीसीज है हमारे पास, उनका मतलब उनको हमें देखना है भाई क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, उनको हमें नेमिंग करनी है। तो यार हर जो भाई अभी तक तो देखो मैंने आपको बताया कि 1.7 मिलियन स्पीसीज है अभी तक, ठीक है। सोचो उस वक्त जब ये चीज चल रहा होगा कि भाई कैसे इनकी ग्रुपिंग करेंगे, कैसे उनको कैटेगरीज में रखेंगे, कैसे मतलब कैसे कैसे हो सकता है सारे काम, ठीक है। तो सोचो कि 1.7 मिलियन स्पीसीज के नाम रखना, उनको मतलब ऐसे नाम रखना कि भाई इजीली हो याद करने के लिए भी, इजीली हो और मतलब रिमेम्बर करने के लिए भी, ठीक है, और इजी हो कि भाई हर मतलब पूरी दुनिया में वो एक ही नाम से व्याख्यात हो, ठीक है जी। इसीलिए साइंटिस्ट ने स्टेबलाइज करी अ टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, grouping of different organisms depending on similarities and dissimilarities। आप लोग समझ रहे हो यहां तक? यस सर। Yes, sir. देखो Yes, sir. नहीं समझ में आया तो प्लीज टेल मी, ओके, शर्माना नहीं, आप लोग डॉक्टर्स हो, आने वाले फ्यूचर हो यार, आप ऐसा थोड़ा सर एक काम चीज चलेगा। पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सर वो जो 15,000 स्पीशीज थे वो टोटल मिला के थे ना, मतलब प्लांट्स एनिमल्स सबके मिला के? जी
ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ये प्लांट्स की स्पीसीज है या एनिमल्स की स्पीसीज है, ठीक है। ये टोटल स्पीसीज में आती है जी। ओके मैडम, क्या नाम है आपका? सर सानवी। सैंडविच? सर सानवी। सानवी, ओके, गुड, समझ में आ गया बेटा? हाँ जी सर। ओके, देखो मैंने आपको बताया भाई 15,000 स्पीसीज नहीं मिलती है हर साल, ठीक है। उनके नामकरण और उनको मतलब याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, तो साइंटिस्टों ने एक टेक्निक बना दी कि भाई ऐसे ऐसे चलेंगे तो आसानी से रिमेम्बर हो सकते हैं नेम्स भी, और इसको कैटेगराइज करने में भी इजीली रहेंगे। तो देखो अभी तक हमको पता है, वी एज यू नो वी हैव किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यू नो दैट ना, पता है ना थोड़ा बहुत तो? Yes. Yes, sir. तो एज यू नो, देखो ये तो सबको पता है यार, वी हैव क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। किंगडम है, देखो हर चीज इससे बाहर नहीं आएगा, नीट के अंदर भी और आपके जो सीबीएसई एग्जाम्स है उसके अंदर भी, उसके अंदर तो खैर छोड़ दीजिए, उसके अंदर तो ऐसा कुछ मतलब मायने नहीं रखता मेरे लिए मायने जो है वो नीट का एग्जाम है। देखो किंगडम होता है, किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास, ठीक है। क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर, Order. ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस, Genus. और जीनस के बाद क्या आता है? फाइनली Species. स्पीसीज, ठीक है जी। देखो हमें पता है कि भाई हमारे पास किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। तो इजीली तरीके से हम किसी भी जो ऑर्गेनिज्म जो हमने मतलब नया खोजा है, डिस्कवर किया है, उसको हम बहुत ही इजीली तरीके से उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये चैप्टर पूरा का पूरा कैटेगरीज पे बेस्ड है कि एक स्पीसीज ढूंढी है हमने, अब हम उस स्पीसीज का क्या कर सकते हैं? उसे मंदिर में सजा तो नहीं सकते ना। अगर हमने कोई स्पीसीज खोजी है, ठीक है, मैं बॉटनी से हूं तो मैं बॉटनी का ही एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है, एनिमल्स का नहीं दूंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भाई एनिमल में तो चलो शो आपने इमेजिन कर लिया, पर बॉटनी में कैसे इमेजिन करोगे आप लोग, ठीक है। तो मैं बॉटनी का ही एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है। तो सोचो कि हमने कोई एक प्लांट ढूंढा भाई, ठीक है, हमें कोई प्लांट मिला एक नया, शायद इवोल्यूशन होकर कोई नया प्लांट बन गया होगा, ठीक है। तो एक प्लांट मिला है, उसके फीचर्स देखे भाई, ये इसके प्लांट के सीड कैसे है भाई, एक कोटिलीडन का है या फिर दो कोटिलीडन है, ठीक है। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो पत्तियां है वो कैसी है, कंपाउंड पत्तियां या सिंपल टाइप की पत्तियां है, ठीक है। तो ये जितने भी फीचर्स होती है उसको हमें डिवीजन करने में इजिली, मतलब उसको हमें मैनेज करने में आसानी रहती है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, मुझे एक प्लांट मिला जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई ये मुझे एक प्लांट मिला, ठीक है, ये प्लांट मिला, मैंने इसके फीचर्स बता दिया आपको भाई। इसकी जो लीफ है, लीफ छोड़ो, इसके ये प्लांट मिला, ये तो प्लांट आपको समझ में आ रहा है कैसा प्लांट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मुझे कोई ए टाइप का प्लांट मिला, ठीक है, ए टाइप का मुझे प्लांट मिला। उसके अंदर मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, इसके अंदर फीचर्स है, इसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है जी, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जी। इसके अंदर मैंने लिख दिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। रूट नहीं है, रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके अंदर जी वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं है, वीबी, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स आपको पता ना क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। देखो मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूं कि आपको ये नाम ना, आपको अब ना ये धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी कि बॉटनी अलग होती है, जूलॉजी अलग होती है, ठीक है। आपको आदत डालनी पड़ेगी वेस्कुलर बंडल्स की। अगर मैं वेस्कुलर बंडल्स बोलूं, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए मैं जाइलम फ्लोएम की बात कर रहा हूं। जाइलम का मतलब है जो पानी का कंडक्शन करता हूं,
फ्लोएम का मतलब है जो फूड का कंडक्शन करता हूँ, ठीक है जी। तो अगर मैंने आपसे बोला ए टाइप का प्लांट है और ये प्लांट, उस प्लांट के अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है, ये चीज एब्सेंट है जी। वेस्कुलर बंडल, स्पेसिफिक टाइप का वेस्कुलर बंडल नहीं है, ठीक है। और एक दो फीचर्स और देख लेते हैं भाई, वो सी कोस्टल होता है, वो सी कोस्टल एरिया में रहते हैं, एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या कोई बता सकता है कि कौन सा प्लांट हो सकता है ये? सर थैलोफाइटा। देखो सर ब्रायोफाइटा। अरे अरे वाह वाह वाह, किसने बताया ब्रायोफाइटा? अच्छा अच्छा, एक ने बोल दिया थैलोफाइटा, एक ने बोल दिया ब्रायोफाइटा, एक ने बोल दिया टाइडोफाइटा, एक बोल देगा जिम्नोस्पर्म, एक बोल देगा एंजियोस्पर्म। भाई कोई तो मिलेगा इनमें से, यही तो होते हैं पांच, है नहीं? सर थैलोफाइटा में ये होता है कि सर देखो ब्रायोफाइटा। देखो देखो, एक होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर आते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है, फिर आते हैं टेरिडोफाइट, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म, फिर आते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। भाई थैलोफाइटा कौन होते हैं? जो एल्गी होती है उन्हें हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। जो ब्रायोफाइट कौन से होते हैं? जो पानी के किनारे रहते हैं। टाइडोफाइट्स भी शैडो एरियाज में रहते हैं जहां पानी का मतलब आसपास पानी हो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बहुत ही वैरायटी वाले प्लांट्स होते हैं, इनकी हम बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। इन्हीं में से कोई आंसर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई बता सकता है? ब्रायोफाइटा। सर ब्रायोफाइटा। बिल्कुल सही जवाब है ब्रायोफाइटा, जिसने भी बताया है, ठीक है। क्योंकि टाइडोफाइट्स के अंदर रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, स्पेसिफिक रूट होते हैं, स्टेम होती है, लीफ होते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड नहीं होते लेकिन रूट होते हैं भाई टाइडोफाइट्स में, स्टेम भी होता है, लीफ भी होते हैं, ठीक है। टाइडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो फीचर्स हमें पता लग जाए तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि भाई थैलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा कौन से होता है, टाइडोफाइटा कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। देखो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा यहां से यहां तक, इसका मतलब है क्या हो सकता है? ऊपर से नीचे जाने में क्या होगा? सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो क्या होगा? डिसिमिलैरिटीज बढ़ती हैं। देखो कैसे कैसे मैं बता सकता हूं ये चीजें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? हाँ भाई, आइडिया हुआ है आपको कोई? यस सर। भाई आवाज नहीं आ रही तो बता दो मुझे। यस यस सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। ओके जी, अगर अच्छी बात है आ रही है तो देखो, क्योंकि मैंने क्यों बोला, देखो अगर अगर मैंने एक स्पीसीज देखी तो आप बता सकते हो कि प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है। तो किंगडम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। किंगडम पांच किंगडम होते हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये एनिमल है या प्लांट है, ठीक है। तो हम इजिली बता सकते हैं भाई ये तो एनिमल में है। फिर हम एनिमल की कैटेगरीज में चलते जाएंगे, को क्या फाइलम है, कौन सी क्लास का है, कौन सा ऑर्डर का है, उसकी सिमिलैरिटीज मैच कर करके हम स्पीसीज तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। नो सर। ओके जी, अब आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, ठीक है जी। आप नोट करते रहना बीच बीच में, ठीक है जी। अपने अगले टॉपिक की साइड आते हैं कि अब हमें सर। देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक, भाई सिस्टेमैटिक क्या होता है?
किसी को पता है? देखो भाई, आई थिंक आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? नो सर। No. ओके ओके। ये सही है, ऐसी प्राप्त होती है जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखती है। क्या नाम है आपका बेटा? डॉक्टर साहब क्या नाम है? शुभम। अरे शुभम ही चमक रहा है भाई आजकल तो। देखो भाई, सिस्टमैटिक, द टर्म सिस्टमैटिक कोइन्ड बाय, देखो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक जो है ना जी आपका, जो ये बताने जा रहा हूं मैं आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, किसके? नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको याद करके चलना है अभी के अभी। देखो, द टर्म सिस्टमैटिक coined by सिम्पसन, कैरोलस लीनियस। ठीक है जी, सिम्पसन नहीं है, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, तो टर्म सिस्टमैटिक coined by कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है जी? कैरोलस लीनियस। ठीक है जी, सिस्टमैटिक टर्म्स को किसने कॉइन किया है, किसने ये वर्ड दिया है? ये दिया है जी कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ किसकी देन है? ये सब कैरोलस लीनियस की देन है। देखो जी, अगर मैं आपको कैरोलस लीनियस का थोड़ा सा फोटो दिखा दूं तो मजा आ जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, मैं आपको कैरोलस लीनियस के बारे में एक फोटो दिखाता हूं भाई, कैसा दिखाई देता है कैरोलस लीनियस। तो जी ये फोटो देखते हैं जी, एक मिनट। आ गई जी फोटो? यस सर। फोटो दिखाई दे रही है आपको कैरोलस लीनियस नहीं? यस सर। ये साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस। ठीक है, लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बाल है, लेटेस्ट फैशन का ही है थोड़ा सा। ठीक है जी, आगे बढ़े अब हम। यस सर। नोट करते रहना हैंड टू हैंड। अब आगे बढ़ते हैं कैरोलस लीनियस के बाद। देखो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, गिव हिज कंट्रीब्यूशन टू क्लासिफिकेशन of organisms are known as systematic। ठीक है, देखो इसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है लीनियस ने, जो अभी फिलहाल की बात करो, लीनियस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो मैं अभी मेन टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक के ऊपर। ठीक है, तो इसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का दिया है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। देखो सिंपल लैंग्वेज में सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में अरेंज करना। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना उसी की कैटेगरी में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, किसी ऑर्डर में लगाना, उसके सीक्वेंस के हिसाब से उसको मेंटेन रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। भाई सिस्टमैटिक टर्म समझ में आ गई आपको? यस सर।
Yes, sir. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि भाई सिस्टमैटिक टर्म्स किसने दिए? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं कैरोलस लीनियस को। इसका कंट्रीब्यूशन क्या है सिस्टमैटिक के अंदर? क्योंकि इसने क्या दिया? सिस्टमैटिक होता क्या एक्चुअली में? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उसी की कैटेगरीज में रखना, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्डर या फिर सीक्वेंस, मतलब उसे ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में अरेंज करना, इसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। नोट करते रहना हैंड टू हैंड। अगर मैं इसकी सिस्टमैटिक की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? देखो, इट इज द स्टडी ऑफ diversity of organism to classified on the basis of evolutionary relation शेप। ठीक है जी। देखो, हमने जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टमैटिक का जनरली आपको अगर भाई आपसे पूछ ले जाए, इंस्टेंस आपसे पूछ ले जाए, भाई बताओ भाई शुभम भाई, मतलब आप बताओ कि भाई सिस्टमैटिक होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? भाई किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, उसे हम सिस्टमैटिक बोलेंगे, गलत बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कैरोलस लीनियस के हिसाब से सिस्टमैटिक के क्या टर्म्स है? भाई कैरोलस लीनियस के हिसाब से सिस्टमैटिक का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसको कैटेगरीज में लगाना ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, किसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। भाई समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। ओ, ये कहा जा रहा है, उड़ता पंजाब हो रहा है, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम देखेंगे भाई कैरोलस लीनियस ने क्या किया है, क्या अपनी लाइफ में उसने तीर चलाए हैं, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है काफी ये चीज भी। कैरोलस लीनियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, कैरोलस लीनियस के बारे में मैंने आपको अभी कैरोलस लीनियस की एक फोटो दिखाई थी, आपने देखी होगी। तो कैरोलस लीनियस ने पब्लिश्ड बुक पब्लिश की है। ठीक है, जिसका नाम है Systema Nature. 1859. नेचर। ठीक है, तो इसने एक बुक पब्लिश की है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचर। और कौन से सन में किया जी? 1859. 18 नहीं है मैडम, 17 होगा शायद वो, है नहीं? Yes, sir. Sorry. ठीक है, कुछ बुक्स में 1758 भी दिया होगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो मिला नहीं आपको। ठीक है सर, ये सन याद करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब तो नीट, क्योंकि जो पुराने एग्जाम्स थे ना कि भाई जिपमर का अलग एग्जाम हो रहा है, एम्स का अलग एग्जाम हो रहा है, दिल्ली वाला अलग एग्जाम ले रहे हैं, यूपी वाले अलग एग्जाम ले रहे हैं, तो इनके चक्कर में ये सारी की सारी नॉलेज हमको ना इकट्ठी करके स्टूडेंट्स को बतानी पड़ती थी पहले। ठीक है, अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है, अब एग्जाम एक ही है, और जो एग्जाम होना है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पे होना है, कोई बाहर से भी नहीं होना। तो एनसीईआरटी में जितना भी है, एनसीईआरटी में अगर उसने मतलब अगर आपको सन दिए हो एनसीईआरटी ने, ठीक है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर उसने नंबरिंग नहीं दी है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो जो कैरोलस लीनियस ना है उसने बुक पब्लिश की है जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। ठीक है, इसके अंदर इसने डिस्क्राइब किया है, 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है,
उसने एक और बुक पब्लिश की है, ठीक है, जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। प्लांटेरम, बिल्कुल सही। कौन से सन में दिया है? 1753, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो जो उसने एक और बुक दी है जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, इसने उसके अंदर डिस्क्राइब किया है, डिस्क्राइब 5900 species of plant. describe 5900 species of plant। ठीक है जी, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। और किस बेसिस पे उसने ये स्पीसीज को मतलब डिस्क्राइब किया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसने इन चीजों को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है जी भाई, कैरोलस लिनियस ने 2 बुक दी है, पब्लिश की है, एक है सिस्टमा नेचर, एक है सिस्टमा प्लांटेरम। सिस्टमा नेचर के अंदर उसने 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, और स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन 1753 के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स का। और किस बेसिस पे दिया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बेसिस पे किया है उनने। ठीक है, जो कैरोलस लिनियस था उसने एक और कंट्रीब्यूशन दिया है, उसने इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है जी, उसने नाम करने की मतलब एक टेक्निक भी बताई है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर। देखो टेक्निक का मतलब है उसने अपने रूल्स बताए हैं, भाई ये रूल्स फॉलो होने चाहिए अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आप नाम रख रहे हो। ठीक है, तो ये किसकी देन है? ये भी कैरोलस लिनियस की देन है। और जो ये नामकरण हो रहा है उसको हम बोलते हैं दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने। जी भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से एक चीज और याद आई, अभी लिख लेते हैं हैंड टू हैंड। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको हम फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब इसी की देन है, बाकियों ने कुछ नहीं किया, यही लग रहा भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है जी? फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी? Aristotle. फादर ऑफ बॉटनी? अरे गाने कौन चला रहा है? एरिस्टोटल। और फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस। ठीक है जी, एरिस्टोटल हो गया, थियोफ्रस्टस हो गया। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इनकी फोटो पड़ी हो तो आपको दिखाना मैं चाहूंगा। जी नहीं, इनकी फोटो नहीं है मेरे पास। बैक टू द पोजीशन। ठीक है भाई, समझ में आया आपको यहां तक? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद कैरोलस लिनियस के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है सिम्पसन। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है सिम्पसन, जो साइंटिस्ट है उसने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ठीक है, देखो जो टर्म्स है, टर्म्स लाइक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी। देखो जो टर्म्स है, टर्म्स लाइक
क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखो जो टर्म्स है क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी, तीनों का मतलब एक ही है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उसके कैटेगरीज में रखना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब भी वही है, सिस्टमैटिक का भी मतलब वही है, टैक्सोनॉमी का भी मतलब वही है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उसी की कैटेगरीज में अरेंज करना। ठीक है, लेकिन जो सिम्पसन्स था उसने बोला कि मतलब ये है तो एक ही, मतलब ये तीनों चीज है तो एक ही, लेकिन तीनों चीजों का जो टर्म्स है उसको मेंशन करने में, मतलब उसको, मतलब अगर ये टर्म्स अगर मैं कहीं और यूज करूं और सिस्टमैटिक टर्म्स कहीं और यूज करूं और टैक्सोनॉमी टर्म्स कहीं और यूज करूं स्पेसिफिक चीज के अंदर, तो जाके इसका मतलब है कि ये टर्म्स भी अलग अलग है। ठीक है, समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझे नहीं समझे? Yes, sir. यस सर। कहने का मतलब है वैसे ये तीनों के तीनों है एक ही, क्लासिफिकेशन का मतलब भी वही है, सिस्टमैटिक का भी मतलब वही है, टैक्सोनॉमी का मतलब वही है। ठीक है, इसने बोला कि हाँ, मतलब इसने एग्री किया कि भाई है तो ये तीनों चीज एक ही, लेकिन इन तीनों चीजों के भी टर्म्स को यूज करने का भी एक अलग अलग अंतर होना चाहिए, अलग अलग अंतर होता है, तभी तो ये टर्म्स निकल के आई है, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी। अगर ये तीनों चीज एक ही होती तो फिर यहाँ पे हम मैं अलग अलग चीजें नहीं लिखता, सिर्फ एक चीज लिखता और ब्रैकेट में उसको मैं दिखाया था भाई इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, इसी को हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि भाई इन टर्म्स को यूज करने का भी एक अपना टाइम होता है, एक स्पेसिफिक जगह में हम ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, देखो क्लासिफिकेशन इज अ सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक। इसने एक चीज और बताई है कि भाई जो क्लासिफिकेशन है वो सब टॉपिक है, वो किसके अंदर आता है, वो इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, सिस्टमैटिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टमैटिक है वो एक बहुत बड़ा, मतलब एक बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी आता है, उसके अंदर टैक्सोनॉमी भी आते हैं। तो इसने बोला कि भाई सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, मतलब क्लासिफाई करना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, दैट इज अ सिस्टमैटिक। ठीक है, तो इसने बोला जो क्लासिफिकेशन वर्ड है ये भी सिस्टमैटिक के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक के बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, उस चीज को मतलब मैं अरेंज कर रहा हूं, उस चीज को मैं सीक्वेंस में लगा रहा हूं, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है, जो क्लासिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को क्लासिफाई करना। ठीक, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उसके ग्रुप में रखना, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो टर्म्स सारी टर्म्स एक ही चीज बोल रही है। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब वही है, सिस्टमैटिक का भी मतलब वही है, टैक्सोनॉमी का मतलब वही है कि भाई क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना किसी भी चीज को, उसके ग्रुप के, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप बनाना, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप्स में उसको मैनेज करना। ठीक है, बट जो सिम्पसन था उसने बोला कि भाई ये तीनों वर्ड तो एक ही है, लेकिन इन तीनों वर्डों को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हम बोल सकते हैं भाई हमें किसी की क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, लेकिन क्लासिफिकेशन तो एक ऑर्डरिंग करना हो गया, मतलब एक मैनेज करना होगा, किसी भी चीज को ग्रुप में लगाना हो गया। ठीक है, लेकिन हम किस बेसिस पर लगा रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, वो क्या हो गया, सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक के अंदर आना चाहिए क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, सर। यस सर। ठीक है, और एक तीसरा देखो, एक तो क्लासिफिकेशन था हमारे पास, एक सिस्टमैटिक वर्ड था। क्लासिफिकेशन भी समझ गए, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। सिस्टमैटिक का मतलब भी यही है कि किसी भी मतलब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में
उसको लगाना, लेकिन किसके बेसिस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है। अब देखते हैं भाई टैक्सोनॉमी होता क्या है, एक बार ये और देख लेते हैं, तीसरी चीज रेड से देख लेते हैं इसको। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो तीनों टर्म्स के मीनिंग समझे आप? पहले मुझे ये बताओ। मैंने Yes, sir. मैंने देखो तीनों को मैंने एक जगह पे लिख दिया भाई। सिस्टमैटिक क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होता है। अब किसी बच्चे को डाउट है इन तीनों चीजों के अंदर, देखो हमें भागना नहीं है, मतलब भाई ठीक है मैंने लिख दिया, मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया और हम नेक्स्ट टॉपिक की साइड चले, हमें कहीं भागना नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास, ठीक है। अगर 1 घंटा काफी नहीं है तो अगले नेक्स्ट क्लास से मैं आधा घंटा और बढ़वा दूंगा, वो चीज मैनेज करना मेरे काम है। लेकिन आप लोगों का काम क्या है, हमें उस जो मैंने पढ़ाया, चाहे मैंने एक टॉपिक ही क्यों ना पढ़ाया आपको, लेकिन वो टॉपिक आपका अच्छी तरह होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि भाई मैंने आज पढ़ा दिया ना, इसका मतलब आप काफी टाइम तक उसको याद रख सको। मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये चीज समझाई थी। देखो सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्डरिंग करना ग्रुप्स में। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि भाई जिस चीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं उसका एक प्रिंसिपल हो, उसका कोई प्रोसीजर हो, तब जाके हम किसी चीज को क्लासिफाई करें। अब समझे, तीनों चीजों का मीनिंग अलग होता है। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करना, मतलब उसको अरेंज करना बस। लेकिन टैक्सोनॉमी हमें क्या बोल रहा है? टैक्सोनॉमी होता है कि किसी मतलब प्रिंसिपल के बेसिस पे उसका एक प्रोसीजर हो क्लासिफाई करने का भी, दैट इज अ टैक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक क्या बोलता है कि किसी भी चीज को ग्रुप में लगाना या क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो तीनों का मीनिंग अलग है, यही चीज सिम्पसन ने समझाई है हमें, ठीक है जी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है, ब्लैक पेन से लिखता हूं उसको मैं, जिसका नाम है जॉन रे, ठीक है। जॉन रे की मेरे पास फोटो होगी तो मैं आपको शो करता हूँ जॉन रे कैसा दिखाई देता है। जॉन रे ये रहा, ठीक है जी। जॉन रे दिखाई दिया? यस सर। Yes, sir. देखो बाल का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, फैशन है आज का, ठीक है। तो ये है जॉन रे। जॉन रे कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। इसने हमें बताया क्या है, देखो जॉन रे जो है उसने एक टर्म दी है, coined द टर्म स्पीसीज। वेरी गुड। कौन है? शुभम। क्या करके मानेगा भाई? So kingdom, phylum, genus, species, ये इन्होंने ही सारे terms करे ना? यस देखो कोइन द टर्म स्पीसीज, स्पीसीज को हम स्पेसिफिक तरीके से क्यों लिख रहे हैं भाई? स्पीसीज के बारे में हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्पीसीज और जीनस में बहुत कंफ्यूजन थी पहले साइंटिस्टों को। भाई स्पीसीज मतलब एक टर्म बनाए, मतलब कोई इससे भी आगे कोई कैटेगरी बनाए। देखो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? क्या था जी? किंगडम, फाइलम, क्लास Class, order, क्लास, family, genus, species. फैमिली, जीनस तक तो था सब कुछ, लेकिन स्पीसीज होने में थोड़ा सा वो था कि भाई स्पीसीज भी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो जो जॉन रे था उसने फिर स्पीसीज टर्म्स दी और उसने बताया कि जो इससे भी ज्यादा सिमिलर ग्रुप्स वाले हैं उनको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो मैं बता सकता हूँ स्पीसीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ओह ये तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा ऊपर ही कर दो यहाँ पे, ठीक है जी।
और इसने डिफरेंशिएट बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, इसने 2 टर्म्स और दिए, ठीक है, 2 टर्म्स और कॉइन करी इनने। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स थी? एक तो थी मोनो कोटिलिडोन, जो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर के अंदर, और एक है कोटिलिडोन, ये भी हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर के अंदर, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। 2 टर्म्स और इसने कॉइन किए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हो ये फिर जा रहा है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब है एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है सर जूलियन हग्सले। ठीक है जी, ठीक है, अगर इसका भी मेरे पास कोई फोटो हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका भी फोटो। फादर ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ रहे हो आप, मतलब देखो आपको इसका फोटो दिखाई दिया, ये है सर जूलियन हग्सले। ठीक है, इसने जो दिया है, इसने दिया है कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टेमैटिक का कंसेप्ट दिया है। न्यू सिस्टेमैटिक मतलब डेट इज नियो सिस्टेमैटिक भी बोलते हैं इसको, और इसको हम बायो सिस्टेमैटिक भी बोलते हैं। ठीक है जी, और ये जो सिस्टेमैटिक था वो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है जी, इसके अंदर एनाटॉमिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है जी, और मैं आपको बताता हूँ बायोकेमिकल के बेसिस पे, इकोलॉजिकल के बेसिस पे, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल के बेसिस पे। तो इसने इन बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया स्पीसीज को, इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक या न्यू सिस्टमैटिक या फिर बायो सिस्टमैटिक, जो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। ठीक है जी, एनाटॉमी क्या होता है? देखो अंदर की जो स्ट्रक्चर है ना उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, ओके सर। ओके, आप नोट कर रहे हो ना साथ के साथ? यस सर। ओके ओके, देखो हमने जो पढ़ लिया अभी तक वो साइंटिस्ट थे, सिर्फ 2-3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, ज्यादा नहीं है। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आ रहे, ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत ही कम आए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखो क्राइटेरिया। सर यस सर, इकोलॉजी के नीचे क्या लिखा है? न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब कि कितने चीजें हैं, मतलब कि नंबरिंग के बेसिस पे भी उन्होंने क्लासिफाई किया है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी एटसेट्रा लगा देना यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज है जो इन्होंने ध्यान दिया है। इसीलिए इनको न्यू मतलब इन्हीं को बोलते हैं न्यू, मतलब मॉडर्न, क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न सिस्टमैटिक, मतलब न्यू सिस्टमैटिक में रख सकते हैं इसलिए हम। तो एक और है कैटेगरी, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए क्लासिफिकेशन के? देखो मैं आपको अब फाइनली ना थोड़ा 5-10 मिनट बाद मैं आपको ना, जो मैंने अभी से लेके, जब मैंने 1 घंटे पहले से स्टार्ट किया है, इनको मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा आपके माइंड में,
कि भाई इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि अच्छा अब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये पढ़ा, इसके बाद ये आ गया, ये क्या चल रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा होगा, तो कंफ्यूजन दूर करेंगे आपकी। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया, देखो कोई भी न्यू, ये तो अभी यूज किया हमने रेड पेन, देखो कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म आपको मिला, कोई आपने ढूंढा, डिस्कवर किया न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करो जी आप पहले, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स देखोगे, वो कैसा दिखाई देता है, जो आप मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हो कि भाई कितने हाथ है, पैर है, कितने फिंगर्स है, कितने क्या चीज़ है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, क्लिक कर रहा है कि आइज कहाँ पे है, कैसा दिखा, उड़ता है नहीं उड़ता है, ठीक है, फ्लाई करता नहीं करता है, तो जितने भी आपके मतलब पानी में रह सकता नहीं रह सकता, जितने भी आपके माइंड में जो फीचर्स आते हैं इन एकदम से देखने पे, ठीक है, इंस्टेंट रिएक्शन जो होते हैं, तो जो भी कैरेक्टराइज, पहले सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिजम्स के हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देखते हैं, ठीक है, फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं फिर, ठीक है जी, समझ में आए दोनों चीज, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, दोनों चीज समझ में आ रही है, Yes, Yes, sir. sir. दोनों में डिफरेंस यस सर। देखो भाई कहाँ भाग गया भैया, यहाँ से था, ठीक है, देखो Sir. कोई, यस, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो मैंने बोला वो समझ में आया नहीं आपको, जैसे ये तो आ गया। ठीक है, देखो कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो आप सबसे पहले इंस्टेंट जो आप पे जो माइंड में क्लिक करता है, तो आप सबसे पहले जो भी आपको कुछ नई चीज दिखाई देगी, तो आप उसके फीचर्स देखते हो, भाई बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है, वो उड़ता है नहीं उड़ता है, वो पानी में देखा है आपने या पानी के बाहर देखा उसे, ठीक है, अगर बाहर देखा है तो आप ये सोचोगे कि भाई ये पानी में भी रह सकता नहीं रह सकता, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में इंस्टेंट क्लिक हो रहा है उसके कैरेक्टर्स को लेके, तो दैट इज अ कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जैसे आप आपने उस ऑर्गेनिजम्स को देखा, आप ना कंपैरिजन करने लग जाओगे माइंड के अंदर ही कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन लाइक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बर्ड की तरह है, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एम्फीबियंस की तरह लग रहे हैं, है ना, आपके दिमाग में ये क्लिक, मतलब ये चीज चलती रहेगी एक साथ, कैरेक्टर्स भी उसके, देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना आप स्टार्ट करोगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. भाई समझ में आया ना ये दोनों चीज? अब जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये दोनों चीज क्या है, यस सर। ठीक है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं, जैसे टू आइडेंट, थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख देता हूं साइड में, टू आइडेंटिफाई and characterized an unknown organism by comparing it with non ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी, ओके जी। तो देखो कोई हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर उसके हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम कंपैरिजन करते हैं आपस में कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसके साथ मैच खा रहा है, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको हम कंपेयर करते हैं विद नॉन ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद उसके कैरेक्टर्स देखने के बाद, ठीक है जी। ये दोनों टर्म समझ में आ गई आपके? Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद अगर हमने उसको पता लगा लिया है कि भाई ये तो इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है,
देखो ये जो अब ये मैंने जो बताया आपको ये वाला टू आइडेंटिफाई, पहले उसको कैरेक्टर्स देखेंगे, आइडेंटिफाई कर जो अननोन जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमें पता, जो हमने डिस्कवर किया है, जो उसके कैरेक्टर्स है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स को हम कंपेयर करेंगे जो उस जैसा कैरेक्टर्स हमने पहले से ही किसी कैटेगरीज में लगा रखा होगा, तो हम कंपैरिजन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है जी। उसके सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया। अगर हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि भाई जो हमने ये न्यूली डिस्कवर ऑर्गेनिज्म मिला है ये लुक लाइक वर्टिब्रा की तरह लग रहा है, ठीक है, किसकी तरह लग रहा है, वर्टिब्रा की तरह, ठीक है, तो इसका मतलब वर्टिब्रा में भी कौन सा ग्रुप है, आपने पता लगा लिया जी, ये तो हमें एम्फीबियंस की तरह लगाई दे रहा है, या फिर ये तो हमें रेप्टाइल्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो हमने पता लगा लिया इसका मतलब ये रेप्टाइल्स है। अब हमने पता लगा लिया, या फिर मैं बॉटनी की लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ए प्लांट है, ए प्लांट के ये फीचर्स है भाई, रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें पता है, तो आपने पता लगा लिया भाई ये तो ब्रायोफाइटा का मेंबर है, तो हम इसको ब्रायोफाइटा के मेंबर में रखने के बाद उसका हम नामकरण करेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम सब तीसरा कदम क्या उठाएंगे, नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर का, ठीक है, उसका हम नामकरण करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर करेंगे उसका, ठीक है जी। नोमेनक्लेचर के बाद, नोमेनक्लेचर के बाद, नामकरण करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उसको क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है जी। आपको पता है ना क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है जी, आपको पता है ना क्लासिफिकेशन क्या होता है, Yes, sir. ठीक है, तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे। देखो सबसे पहले कैरेक्टर्स का पता लगाया, उसका आइडेंटिफिकेशन करी, जो हमें नहीं पता ये ऑर्गेनिज्म कौन है उसको हमने, जो हमें पता है पहले से, उस ऑर्गेनिज्म के साथ उसको कंपेयर करा, क्या क्या कैरेक्टर्स मैच खाते हैं, क्या क्या चीज है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पता लगाने के बाद हमने फिर उसका नामकरण कर दिया, नामकरण करने के बाद फिर हमने उसे उस कैटेगरीज में रख दिया जिस कैटेगरीज में ये रखने योग्य होगा, ओके। तो यहाँ पे तीन बातें और आती हैं कि कैरेक्टराइजेशन देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, भाई नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो अब हम देखते हैं भाई नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। सर ये नोमेनक्लेचर मतलब पहले आएगा या फिर क्लासिफिकेशन पहले आएगा? नोमेनक्लेचर पहले आना चाहिए, क्लासिफिकेशन बाद में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। देखो नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर नाम रखने के भी तीन तरीके थे, मतलब अब तो एक ही तरीका है, दैट इज बाइनोमियल। तीन तरीके थे। देखो सबसे पहले आया था पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर, फिर आया था ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, देन जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है दैट इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आया जी डॉक्टर साहब? तो ये तीन टाइप के नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। एक और नोमेनक्लेचर है, ठीक है, एक और वो कौन सा हो सकता है, जिसका नाम है वर्नल नोमेनक्लेचर, जिसको कॉमन नेम बोल देते हैं भाई, अपनी भाषा में हमने नाम रख दिया कि भाई हमारे एरिया में तो इसको ये बोलते हैं, हमारे मोहल्ले में तो उसको ये बोलते हैं, हमारे एरिया में तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है, या अपने इंडिया में इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो जो वर्नलाइजेशन, जो वर्नलाइजेशन जो नेमिंग है वो मान्यता नहीं है, क्योंकि ना, क्यों मान्यता नहीं है इसकी, आपको पता है क्यों मान्य नहीं है? अलग अलग रीजन में सर अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, तो फिर उसके अलग अलग नाम हो जाएंगे, तो फिर जब हम साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर कुछ कहेंगे तो उसका मतलब उनके देश में अलग उसका है मतलब नाम, और हमारे उधर अलग हो जाएगा, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर मैं, देखो ये आपने तीन कॉलम बनाया ना, इसके बाद एक और कॉलम बना लेना, एक होता है, देखो बना लेना का, अपना नीचे की साइड ही बनाना अपने कॉपी के अंदर, मैं यहाँ बना देता हूँ, जिसका नाम है वर्नक्यूलर
नेमिंग, ठीक है। वर्नेकुलर नेम्स, वर्नेकुलर नेम्स का मतलब होता है कॉमन नाम जो हम आम भाषा में रख देते हैं, एरिया में, मोहल्ले में, पड़ोस में, ठीक है, ये होते हैं कॉमन नेम। ठीक है जी, ये क्या होते हैं? कॉमन कॉमन नेम्स, ठीक है। और इनको हम लोकल नेम्स भी बोल सकते हैं, लोकल नेम, ठीक है। ये होते हैं जी वर्नेकुलर नेम, या जो भी आपको नेमिंग मैंने अभी बताई आपको, ठीक है जी। अब बढ़ते आगे, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा, देखो बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, और पोलिनोमियल है तो पोली का मतलब होगा 3 से ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा वाले थे पोलिनोमियल में, इनका भी एग्जांपल आपको दूंगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको इंटरेस्ट लगे भाई कि अच्छा पहले ऐसे हुआ था, अब ऐसे हो रहा, आगे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो पोलिनोमियल में क्या प्रॉब्लम थी भाई? उसका जो नाम था, उसका नाम कम से कम काफी वर्ड्स का, उसके मतलब पूरे फैमिली तक का उसका मतलब बता दिया जाता था भाई ये नाम है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पोलिनोमियल का ही, अगर मान लो कि मेरा नाम जो है वो है अभिषेक शर्मा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं कि अभिषेक शर्मा की जगह मैं अपने फादर का नाम भी ऐड कर दूं, साथ में एक वर्ड और ऐड कर दूं, उसके बाद मैं अपनी मदर का नाम भी ऐड कर दूं, फिर मैं अपने दादा का नाम भी ऐड कर दूं, फिर मैं दादी का नाम भी ऐड कर दूं कि मैं तो इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लास्ट में मैं अपने गाँव का नाम लगा दूं कि भाई मैं तो यहाँ का हूँ, ठीक है। तो ये जो नाम है, ये इसको याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हर किसी के लिए, ठीक है। दैट इज द पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर साइंटिस्टों को लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब याद रखने में भी, हर चीज में भी। फिर उन्होंने बनाया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल में भी 3 नाम होते हैं, ठीक है। बाई में होते 2 नाम, ट्राई में होते 3। ट्राई में 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो जीनस नेम ले लिया, एक स्पीसीज नेम ले लिया, एक सब स्पीसीज नेम ले लिया, ठीक है। जैसे मेरा नाम प्लस मेरे फादर का नाम दोनों को ऐड कर दिया, जैसे अभिषेक शर्मा और मेरे फादर का नाम और ऐड कर दिया, तो ये 3 नाम हो गया, है ना, 3 वर्ड्स का नाम हो गया मेरा। तो 3 वर्ड्स का नाम भी याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती। देन फाइनली फिर जो बाइनोमियल क्लास नोमेनक्लेचर है उसको मान्यता मिली, ठीक है। उसके अंदर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे। देखो इसके अंदर हम करते क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, देखो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं बाइनोमियल। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, every organism should have a specific scientific नेम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसका नाम लिया जाता हो, ठीक है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बता रहा हूँ, उस लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ट्राइनोमियल भी और पोलिनोमियल भी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो पहले बाइनोमियल देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन सेकंड, this name should be in Latin language and consist of 2 words, ठीक है। कौन कौन से 2 वर्ड्स होने चाहिए? जीनस एंड स्पीशीज। बिल्कुल बिल्कुल सही। फर्स्ट जो नेम होगा वो होगा जीनस, जीनस से लिया गया होगा, और जो सेकंड नेम होगा वो होगा स्पीसीज। बच्चों यहाँ पे पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है या फिर जो आप पहले मैं खड़े होकर पढ़ाता था वहां पे मजा आ रहा है?
यहाँ पे फीलिंग अच्छी आ रही है या फिर जो पहले था पिछली क्लास में हमने पढ़े थे जैसे खड़े होके, या उसमें अच्छा था काफी? कोई बताएगा? हेलो? सर ये वाला ठीक है। सर यहाँ पे बोर्ड ब्लर होने की भी टेंशन नहीं है। ओके, और कोई अपना पॉइंट ऑफ मतलब पॉइंट देगा मेरे को, अच्छे से बताएगा भाई यहाँ पे क्या फायदे और वहाँ पे क्या फायदे होते हैं? सब कोई पिक्चर्स के बताएगा? सर बताओ यहाँ पर बताओ। कमल, साइंटिस्ट के पिक्चर भी देखने को मिल जाती है। अच्छा पिक्चर चाहिए तेरे को, मतलब इससे मतलब नहीं है क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, क्लियर है नहीं है, बस पिक्चर देखनी है। हाँ भाई। सर क्लियर तो दोनों में हो जा रहा था। अच्छा क्लियर दोनों में था। ओके, आप इसको नोट करते रहना हैंड टू हैंड, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा फायदे लग रहे हैं, ज़्यादा वोटिंग मिली है मेरे को कि मैं यहीं पे ही पढ़ाऊँ आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा ये पार्ट नोट करने वाला पार्ट है, आप इसको नोट करते रहना, मैं आपको समझा दूँ अभी, ठीक है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम। भाई सीधी सी बात है, ये बाइनोमियल नो जो नोमेनक्लेचर हमने इसीलिए तो डेवलप किया है ताकि एक पर्टिकुलर नेम हमें मिले और याद करने में भी आसानी रहे, और ये जो नाम है ये पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता हो तो ज़्यादा बेटर होगा हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो यहाँ से कहीं भी चला जाए उसे एक नाम सुनने को मिल सकता है, ठीक है? तो जो ये नेम जो नोमेनक्लेचर होता है, ये जो दिस नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर ये लैटिन लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, अगर ये लैटिन लैंग्वेज में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करो लैटिन लैंग्वेज में, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और लैटिन लैंग्वेज ही आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो मतलब लिखनी नहीं, मतलब कि आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी लैटिन ही लैंग्वेज। तो दिस नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड होने चाहिए, एंड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट है जीनस, सेकंड है स्पीसीज। जो नेम्स है आर जनरली इन लैटिन एंड हैंड रिटन इन इटैलिक। जो वर्ड्स होने चाहिए वो लैटिन के होने चाहिए, जो आप लिख रहे हो उसे इटैलिक में भी लिख सकते हो आप, ठीक है? इफ नेम्स आर हैंड रिटन तो नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर separated by अंडरलाइन, ठीक है जी? अंडरलाइन से हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नेम ऑफ जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर while name of species start with small letters, ठीक है जी? स्पीसीज ने जीनस नेम को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो स्पीसीज नेम होगा उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है ऑथर का नाम। ऑथर के नाम का क्या करना है? जिसने इसको डिस्कवर किया स्पीसीज को, तो उसके बारे में भी लिखेंगे। द नेम ऑफ ऑथर comes after the name of species and written in
एब्रीवेट फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे लीनियस ने किसी चीज़ को डिवाइड किया है, मतलब डिस्कवर किया, सॉरी, ठीक है, लीनियस ने किसी भी चीज़ को डिस्कवर किया है, तो हम लीनियस का मुझे साइंटिफिक नेम लिखना होगा। जैसे जीनस नेम मेरा ये आ गया, स्पीसीज नेम मेरा ये आ गया, ठीक है, अंडरलाइन भी आ गई नीचे दोनों में, ठीक है। लीनियस अगर मुझे लिखना है किसने साइंटिफिक, तो इसका LINN एब्रीवेट फॉर्म लिख दिया, तो ये हमारा नाम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, जीनस स्पीसीज प्लस साइंटिफिक साइंटिस्ट नेम के साथ हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का हमारे, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से पूरा लेक्चर समझाना भी मेरे को। देखो, तो जो द फर्स्ट वैलिड published name is acceptable, and rest are considered as synonyms। synonyms का मतलब पता है ना? सेम। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप इसमें आपने नोट कर लिया अभी ये? यस सर। यस सर। यस सभी ने नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल मैं लूंगा जब मैं आपको टेक्सोनोमिकल हायरार्की बताऊंगा, ठीक है। एक क्लास का और चैप्टर रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। जैसे मैंगो का मैंने एग्जांपल ले लिया, सबसे इजी है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका। लीनियस ने इसको दिया है तो लीनियस, और नीचे आ गया अंडरलाइन, ठीक है जी, ओके। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर इसके रूल्स पढ़े हैं बिल्कुल अभी के अभी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पूरा का पूरा लेक्चर बता देता हूँ हमने आज पढ़ा क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तैयार हो जी सब? सर इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है? किस वाले पॉइंट का? ये लास्ट वाले का? यस सर। भाई देखो, मतलब ये है इस वाले पॉइंट का कि भाई आपने स्पीसीज डिस्कवर की, मान लो, ठीक है, मतलब स्पीसीज सामने आई हमारे पास, ठीक है, डिस्कवर किसने भी किया है कि पता लगा भाई एक स्पीसीज मिली है। आपने अगर सबसे पहले नाम रख दिया तो आपका नाम ही वैलिड होगा, यही माना जाएगा। उसको मैं बाद में लेके जाऊं एक मतलब संस्था के पास कि नहीं नहीं ये नाम रखना है इसका, तो वो मान्यता नहीं मिलेगी उसको कंसीडर करेंगे सिनोनिम्स की तरह कि हाँ ठीक है, इसके बाद ये नाम ही सबसे पहले वैलिड होगा, उसके बाद आपका नाम भी सिनोनिम्स के रूप में रख लिया जाएगा बस, ठीक है। ओके यस सर। जी तैयार हो आप इस दोबारा से आज की रिवीजन करने के लिए? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो। सर ये जिस जैसे इसमें हमने जो डिस्कवरर का नाम ऐड कर दिया, तो इससे तो ये ट्राइनोमियल बन गया। नहीं, नाम तो दो ही है ना, देखो कैटेगरी तो दो ही है ना इसमें यूज, कैटेगरी तो दो यूज हो रही है बेटा। देखो रेड पेन से दिखाता हूँ आपको, अच्छा दिखाई सर देगा, ठीक है। हाँ जीनस और स्पीसीज नाम हो रहा है, ये तो साइंटिस्ट हाँ, का नाम है, जीनस और स्पीशीज। ये तो साइंटिस्ट है भाई। आपने कुछ खोज करी है, आप भी तो अपना नाम चाहोगे ना मेरा नाम आए, समझ रही हो? हाँ जी सर ठीक है, समझ है गई। ना, आपने बोला कि अरे वाह वाह अब मेरा नाम तो आया नहीं है, मैं तो फेमस नहीं हुई, तो फिर आपको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, साइंटिस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा जी। आज का लेक्चर करें थोड़ा रिवाइज? यस सर। ओके भाई, आज का लेक्चर रिवाइज करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ लेना। देखो बच्चे पूछते हैं कि भाई बुक कौन सी लिए, बुक के लिए हम कहाँ पे जाएं, ठीक है। देखो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं बुक के लिए, सबसे पहले ना अपना बायोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट जगाओ। पहले तो सबसे पहले तो मेन काम यही होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर इंटरेस्ट होगा ना तो आप चीजें खुद ब खुद ढूंढते चले जाओगे, आपको ना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने टीचर से नॉलेज लेते चले जाओगे, आप सबसे पूछते चले जाओगे इसका मतलब क्या है, इसके बाद क्या होता है। तो आप ये चीज छोड़ दोगे मैं ये बुक ले लूंगा तो मैं मतलब 30 मार्क खत्म बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि भाई
मुझे बायोलॉजी पढ़ने, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखो डाइवर्सिटी से स्टार्ट किया। देखो डाइवर्सिटी, तो मैं बोलूँ फिर आपको अभी ये पूरा पूरा लेक्चर, या फिर आप जाना चाहते हो? सर कंटिन्यू। ठीक है, देखो डाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, सिंपल सबको पता है भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, इन सबको मिला के हम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर लिविंग है इसलिए इसका नाम रख दिया बायोडाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हमने फिर करंटली अभी स्पीसीज का पता लगाया भी, आज तक हमने 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर करी सो फार। ठीक है, उनमें से भी 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल को बिलोंग करती है और 0.5 मिलियन स्पीसीज प्लांट्स को बिलोंग करती है। जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है जो एनिमल की स्पीसीज है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी है? इंसेक्ट्स की। और जो प्लांट्स में वो सबसे ज्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होता है, और जो इंसेक्ट होता है वो बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को, क्लास है इंसेक्टा, सेकंड लार्जेस्ट है मोलस्का। हर साल हम 15,000 नई स्पीसीज ढूंढ लेते हैं, और बहुत तो स्पीसीज ऐसी होती है जिन तक हम पहुंच नहीं पाते, और वो अननोन ही रह जाती है हमारे लिए। ठीक है, अगर हमने नई नई स्पीसीज ढूंढ रहे हैं तो उनको याद करने में, उनके कैरेक्टर्स को पता लगाने में भी डिफिकल्टी होती होगी, तो साइंटिस्टों ने फिर एक टेक्निक निकाला कि उसको खोजने में, उसकी नेमिंग करने में, उसको ग्रुप में डालने के लिए। तो ये टेक्निक क्या क्या हो सकती है ये आगे पता करते हैं। देखो एज यू नो, हमें सबको पता है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 की 7 क्या है हमारे पास? ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये हमारे पास 7 कैटेगरीज है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? कैटेगरीज, जिनके द्वारा हम इजिली किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी चीज में। ठीक है, सबसे पहले सिस्टमेटिक क्या होता है? देखो सिस्टमेटिक टर्म्स दी है कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस को हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस बोलते हैं। ठीक है, कैरोलस लीनियस की ये एक फोटो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस जो है उसने कंट्रीब्यूशन दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, सिस्टमेटिक का मतलब ही होता है ऑर्डर या सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए। तो सिस्टमेटिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब हमें क्लासिफाई तो करना है ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन किस बेसिस पे करना है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे करना है। ठीक है, कैरोलस लीनियस के बहुत सारे योगदान है, जैसे उसने बुक पब्लिश की है सिस्टमा नेचरा एंड सिस्टमा प्लांटेरम। उसने सिस्टमा नेचर एनिमल के नाम दिए, सिस्टमा प्लांटेरम में प्लांट्स के नाम दिए, एनिमल्स के नाम 4326 दिए और प्लांट्स के नाम 5900 दिए। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस करा नोमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस करा उनने, भाई वो फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं हम उसे, बाइनोमियल नोमेन, भाई फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल होता है, जूलॉजी एरिस्टोटल होता है, बॉटनी थियोफ्रास्टस होता है। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आया कैरोलस लीनियस के बाद सिम्पसन ने बताया कि भाई क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी तीनों एक टर्म्स नहीं है, तीनों को हम अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया ऑर्डर में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में, ऑर्डर में लगाना बस। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब है क्लासिफाई करना, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। और टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया कि एक प्रिंसिपल हो, उसका प्रोसीजर हो उसको क्लासिफाई करने के लिए। तो तीनों चीजों को अलग अलग तरीके से उसने डिफाइन किया हुआ है सिम्पसन ने। फिर जॉनरे आया, जॉनरे ने स्पीसीज टर्म दिया है। स्पीसीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। तो इसने जॉनरे ने डिफरेंशिएट किया जीनस से स्पीसीज को। इसने 2 टर्म्स और दिए, मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन। ठीक है, फिर आया सर जूलियन हक्सले ने दिया है न्यू सिस्टमैटिक। ठीक है, न्यू सिस्टमैटिक और बायोसिस्टमैटिक बोलते हैं। किस बेसिस पे दिए? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे दिए। फिर क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिफिकेशन का? भाई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसके कैरेक्टर देखे, उसे आइडेंटिफाई करा, ठीक है, उसका नाम रखा, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, और नोमेनक्लेचर के ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, घर पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, ओके जी, ओके सर। तो ये थोड़े से सर बोलो जी। सर मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की सर अभी तक कितने, मतलब जो ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं उनमें कितने स्पीसीज ढूंढ चुके हैं हम? देखो मोनेरा ये तो यार हर साल नई नई मिलती रहती है, ये तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये तो बहुत सारी क्रिएट होती रहती है, नई नई ऑर्गेनिज्म लिखी रहती है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर 11th में या 12th में, वो स्पेसिफिक है, जो मतलब है ही है।
ठीक है, हम उनकी तो बात नहीं करें ना। देखो आज का दिन भी निकल गया, आज भी मतलब कई सारी स्पीसीज नई पैदा हुई होंगी, ठीक है, तो वो तो हमारी एनसीईआरटी में आए नहीं अभी तक। ये तो एनसीईआरटी काफी सालों से यही चीज चलती आ रही है, ठीक है, इसे अपडेट नहीं किया गया है। तो ऑर्गेनिज्म तो बहुत हो सकते हैं ना, समझ रहे हो? यस सर। इसीलिए। और बताओ, ठीक है जी। यस सर। सर जो ये जूलियन हक्सली वाला था, इन्होंने इवोल्यूशनरी बेसिस पे किया था, लेकिन फिर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल वगैरह देखो इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी बहुत सारी कुछ होता है। देखो एक हमें मतलब, देखो ह्यूमन बना है, ह्यूमन सबसे ज्यादा ग्रेट है आज के टाइम में, ठीक है। ह्यूमन किससे बना है? आप बोलोगे जी भाई बंदर से बना है। तो बंदर किससे बने हैं? आप बोलोगे कि भाई ये तो मैमल्स है, ये किसी भी मैमल्स का रूप हो सकते हैं। आप बोलोगे कि ये जो मैमल्स का ग्रुप है ये कहाँ से बना है, किससे मतलब प्रोड्यूस हुआ है। फिर आप बोलोगे भाई ये जो मैमल्स वाले ग्रुप है ये कहाँ से आए हैं? ये आया भाई एम्फीबियन रेप्टाइल से। रेप्टाइल कहाँ से आया? एम्फीबियन से। ये होता है इवोल्यूशनरी, ठीक है। इवोल्यूशनरी के अंदर भी उन्होंने केमिकल नेचर को देखना स्टार्ट करा, एनाटॉमी देखी, हर चीज का एक एक अपना कैटेगरी बनाते चले गए, जिस बेसिस पे ये देख रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके सर आपको ओके सर। अगर मेरा फोन नंबर चाहिए आपसे, मुझे कांटेक्ट करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मांग सकते हो बेझिझक होके। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब भी मैं उसको देखूंगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है जी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। सर अपना वो बताइए फोन नंबर। हाँ मैं फोन नंबर बता देता हूँ मैं आपको, आप लिख लो फोन नंबर मेरा, लिखो भाई 9899891280, ठीक है जी। ओके बच्चों, ठीक है। यस सर। ओके मिलते यस हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और मैं आपका थोड़ा बहुत ओके टेस्ट सर। भी लूंगा आपसे, मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तो बी प्रिपेयर। और कहीं बाहर से बुक मत लो, हमारा जो ऐप है गाइड्स के नाम से, उसमें पैकेज दिया हुआ है, वो पैकेज पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, अपनी नॉलेज को ब्रॉड बनाओ, ठीक है। यूं नहीं कि आप बुक ढूंढने में लगे हो, पहले ये चीज पढ़ लो, आपका इंटरेस्ट जागेगा तो आपको मैं बुक भी बताऊंगा, ठीक है। और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सर।